लखनऊ का रहने वाला एक लड़का मुंबई में काम करता था और जब भी उसे छुट्टियां मिलती थी तो वो सीधे लखनऊ आ जाया करता था। एक बार क्या होता है दोस्तों, जब ये मुंबई से लखनऊ आता है तो रेलवे स्टेशन पे एक पोस्टर देखता है। एक पोस्टर दीवार पे लगा हुआ था। उस पोस्टर में एक लड़की का फोटो था। उसका नाम, अता, पता, ठिकाना सारी चीज़ें लिखी हुई थी और लिखा हुआ था कि जो भी इस लड़की के बारे में पता बताएगा उसे 30,000 रुपये का इनाम मिलेगा। अब जैसे ही इस लड़के ने उस लड़की का फोटो देखा तो ये उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है। वो तुरंत ही जो पोस्टर के नीचे नंबर लिखा हुआ था उस नंबर पे फ़ोन करता है और बताता है कि इस लड़की को मैंने मुंबई में देखा है। अब जिसको इसने फ़ोन किया था वो पूछने कि कहाँ पे देखा है, कैसी है ये लड़की, ठीक है या नहीं है, ये सारी बात बता देता है। और ये उनसे कहता है कि जब भी मैं वहाँ पे जाऊँगा मैं आपको कॉल कर दूँगा, अभी मैं छुट्टी पे आया हुआ हूँ, जैसे ही मैं कॉल करूँ आप आ जाइएगा और इस लड़की को ले जाइएगा। अब ये लड़का छुट्टियाँ बिता के वापस मुंबई जाता है और जैसे ही मुंबई जाता है उसके कुछ दिनों बाद ही इस लड़के का कत्ल हो जाता है और कत्ल करके इसकी लाश को नाले में फेंक दिया जाता है। और कातिल ये सोचता है कि शायद वो कभी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही बारीकी से इसका कत्ल किया गया था, कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन इस लड़के की एक खूबी थी, उस खूबी के चलते कातिल पुलिस के हाथ लग जाता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़के के ऊपर है कि आखिर इसका कत्ल किसने किया, वो लड़की कौन थी और लखनऊ में उसको लोग क्यों ढूंढ रहे थे। ये सारी कहानी आज की कहानी में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई से। और मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है नाला सुपारा, और नाला सुपारा एरिया में एक जगह है श्री रामनगर। श्री रामनगर में एक ओवर ब्रिज है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 21 जून 2019 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का समय होता है। उस ओवर ब्रिज के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ होता है और वो नीचे की तरफ झांक रहा होता है। दरअसल उस ओवर ब्रिज के नीचे एक नाला बह रहा था और उस नाले में किसी की लाश पड़ी हुई थी। तभी वो आदमी क्या करता है, पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन मिलाता है और बताता है कि नाला सुपारा में श्री रामनगर में जो ओवर ब्रिज है उसके नीचे नाला है और उस नाले में किसी आदमी की लाश पड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाइए। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, पास जाके देखा जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे एक बोरा पड़ा हुआ है और उस बोरे को खोल के जब देखा जाता है तो उसके अंदर लाश होती है, क्योंकि बोरे को देखकर ही दूर से पता चल रहा था कि इसके अंदर किसी न किसी की लाश है। अब पुलिस वाले उस बोरे को उठाते हैं, खोल के देखते हैं तो उसके अंदर एक आदमी की लाश होती है। अब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उस आदमी की पूरी तलाश ही ली जाती है अच्छी तरह से, लेकिन उस आदमी के पास कोई भी आईडी, कोई भी कागज पत्र ऐसा नहीं था कि जिससे उसकी पहचान हो सके। अब पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि आखिर इस आदमी का कत्ल किया तो किसने किया और ये रहने वाला कहाँ का है, या कहीं से इसको लेके आया गया है मार के यहाँ पे फेंक दिया गया है, या यहीं पे मार दिया गया है। अब उस आदमी के बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन उस आदमी के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे देखकर ये पता चल जाए कि ये आदमी ये है, यानी कि आदमी की पहचान मिल जाए। पहले आदमी की पहचान हो जाए वही बड़ी बात थी, लेकिन आदमी की ना तो पहचान हो रही है। जब आदमी की पहचान ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि इसको किसने कत्ल किया है इसका। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जब इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो एक तरफ तो पोस्टमार्टम के लिए इसकी लाश को भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ पुलिस की टीम जो है आसपास के सीसीटीवी कैमरों को देख रही थी। आसपास में कोई सीसीटीवी कैमरा था नहीं, दूर दूर लग रहे थे, लेकिन उनमें ऐसा कुछ नज़र आया नहीं कि कोई इसकी लाश को लेके आया है या ये आदमी खुद आया है। अब दोस्तों, पुलिस वाले इस आदमी के बारे में जानकारी ले ही रहे थे कि तभी पोस्टमार्टम हाउस से पुलिस के पास डॉक्टर साहब का फ़ोन आ जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, पोस्टमार्टम हाउस आ जाइए। अब पुलिस की टीम क्या करती है, सीधे ही पोस्टमार्टम हाउस जाती है। वहाँ पे जाके पता चलता है कि इस आदमी के सर पे किसी भारी चीज़ से हमला किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। इसके शरीर पे कहीं पे भी कोई कटे फटे छिले का कैसा भी निशान नहीं है, मतलब कि इस आदमी ने बचने के लिए स्ट्रगल भी नहीं किया, ना इसकी किसी से लड़ाई हुई है। इसके सर पे सीधे ही कोई भारी चीज़ मार दी गई है। लेकिन
इस आदमी ने जो शर्ट पहनी है उसमें जो है जितने भी बटन थे वो अलग अलग थे। अब ऐसे बटन कौन लगवाता है, सबके एक जैसे बटन होते हैं, लेकिन इस आदमी की शर्ट में सारे के सारे बटन अलग अलग कलर के थे। अब पुलिस वाले देखते हैं कि अलग अलग कलर के, अब उस शर्ट को अच्छी तरह से देखा जाता है, और जब उस शर्ट को अच्छी तरह से देखा जाता है तो उस शर्ट के कॉलर में जिस टेलर ने शर्ट को सिला है उसका टैग लग रहा था। उस पर लिखा हुआ था SV मेंस वियर्स मुंबई 6, यानी कि ये पता जो है कमाठीपुरा का है और ये शर्ट कमाठीपुरा में सिली गई है। अब पुलिस की टीम क्या करती है, सीधे ही कमाठीपुरा जाती है और वहाँ पे जितने भी टेलर थे उन सभी टेलरों से बात किया जाता है और ये जानकारी ली जाती है कि SV मेंस वियर की दुकान कौन सी है। तभी जाके उस टेलर के पास पुलिस पहुँच जाती है जिसने शर्ट को सिला था, और अब उस आदमी की लाश का फ़ोटो उस टेलर को दिखाया जाता है, उस शर्ट का फ़ोटो भी उस टेलर को दिखाया जाता है। अब जैसे ही टेलर उस फोटो को देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि हाँ ये तो मेरे पास से ही शर्ट सिलवाते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम इससे जानते हो, कहाँ पे रहता है? तो टेलर कहता है कि देखिए कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस आदमी का नाम मैं जानता हूँ। वो बताता है कि इस आदमी का नाम है कृष्णा साहनी, और कृष्णा साहनी जो है मुंबई सेंट्रल में किसी होटल में काम करता है, ये मुझे पता है। अब किस होटल में काम करता है किस में नहीं करता है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब पुलिस को एक और क्लू मिल जाता है कि मुंबई सेंट्रल में कोई होटल है, उसी होटल में कृष्णा साहनी काम करता था। इसीलिए पुलिस की टीम क्या करती है, मुंबई सेंट्रल के आसपास जितने भी होटल थे उन सबकी जानकारी लेती है और वहाँ पे पूछा जाता है कि कोई कृष्णा साहनी आदमी को आप जानते हो या फिर यहाँ पे काम करता था। तभी एक होटल मिलता है, वहाँ का स्टाफ उसे देखते ही पहचान जाता है। वो कहता है कि पिछले 4-5 दिन से ये आ ही नहीं रहा है। अब जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि 4-5 दिन से जब ये आ नहीं रहा था तो आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश नहीं की कि ये क्यों नहीं आ रहा, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया? तो जो स्टाफ है वो कहता है कि साहब हमारे यहाँ पे तो आते जाते रहते हैं स्टाफ, किस किस के बारे में जानकारी लेते रहें। अब उनसे पूछा जाता है कि ये रहता कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है? तो जो स्टाफ है वो साफ कह देते हैं कि हमको ये जानकारी है ही नहीं कि ये कहाँ का रहने वाला है और कहाँ पे रहता है मुंबई में। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ का स्टाफ है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पे रहता है? तभी होटल का एक स्टाफ बताता है, साहब एक आदमी है जो कि इसके पास आता जाता था, वो भी पिछले 4 दिन से दिख नहीं रहा है। आप ऐसा कीजिए उस आदमी के पास जाइए, उससे संपर्क साधिए, क्या पता उस आदमी को कुछ पता हो इस आदमी के बारे में कि इसका कत्ल किसने किया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि वो रहता कहाँ है? मुंबई में एक जगह है भाईंदर करके, भाईंदर में वो आदमी रहता है। पुलिस वाले उसका पूरा पता निकालते हैं और पूरा पता निकालने के बाद उस आदमी के घर पे जाया जाता है, और जब उस आदमी के घर पे जाया जाता है तो वो घर के अंदर ही होता है। अब उस आदमी से पूछा जाता है कि तुम्हारा साथी है कृष्णा साहनी, वो 4-5 दिन से गायब है और तुम भी 4-5 दिन से गायब हो, अब बताओ कृष्णा साहनी के साथ तुमने क्या किया? अब पुलिस वाले कहते हैं कि साहब, वो आदमी कहता है जो पुलिस वालों को मिला था, वो कहता है साहब कृष्णा साहनी कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम 4-5 दिन से क्यों गायब हो, तुम अपने घर पे क्यों छुपे बैठे हो? तो ये आदमी कहता है कि साहब मुझे 4 दिन से बड़ा बुरी तरह से बुखार आ रहा है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप ऐसा कीजिए मेरा हाथ पकड़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये दवाई रखी हुई है, मेरे पे तो चला नहीं जा रहा, मेरी हालत ख़राब है। अब कृष्णा साहनी कहाँ है कहाँ नहीं है उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं। अब उससे पूछा जाता है कि कृष्णा साहनी कहाँ का रहने वाला है और यहाँ पे कहाँ रहता है? तब ये आदमी कहता है कि सब कृष्णा साहनी कहाँ का रहने वाला है ये तो जानकारी है नहीं, और वो कहाँ रहता है ये भी मुझे नहीं जानकारी, लेकिन वो जो है नाला सुपारा में ही एक लड़की है ज्योति नाम की लड़की के साथ रहता था, और ज्योति का फ़ोन नंबर मेरे पास है। मैंने उसका घर नहीं देखा लेकिन ज्योति का फ़ोन नंबर मेरे पास है। आप ऐसा कीजिए, और कृष्णा साहनी का भी फ़ोन नंबर मेरे पास है, आप ऐसा कीजिए ज्योति से फ़ोन पे बात कीजिए, आपको सारी जानकारी वही देगी। अब इसके बाद पुलिस वालों के पास कृष्णा साहनी और ज्योति का नंबर आ जाता है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, कृष्णा साहनी के नंबर की CDR रिकॉर्ड निकलवाते हैं और देखते हैं कि ये किस किस से कितनी देर बात करता है। ज्योति के नंबर की CDR अभी नहीं निकलवाई थी, कृष्णा साहनी के नंबर की निकलवाई थी, लेकिन ज्योति का नाम सामने आ गया था। और जब कृष्णा साहनी के नंबर के CDR निकलवाई थी तब जाके पता चलता है कि कृष्णा साहनी से जो बातें होती थीं वो ज़्यादातर बाहर के नंबरों से होती थी, मुंबई के नंबरों से एक आधी नंबर से बात होती थी, लेकिन
मुंबई में एक जगह है तुलिज पुलिस स्टेशन और वहीं पे एक जगह लगती है प्रगति नगर। प्रगति नगर की रहने वाली एक महिला से उसकी आखिरी बार बात हुई थी। जो आखिरी बार फ़ोन पे उसकी बात हुई थी प्रगति नगर की रहने वाली एक महिला के साथ हुई थी। अब पुलिस क्या करती है, उस महिला की लोकेशन निकलवाती है और उस महिला के घर पे पहुंचा जाता है प्रगति नगर। और प्रगति नगर जब उसके घर पे पहुंचा जाता है तब जाके उससे पूछा जाता है कि अब एक बात बताओ, कृष्णा साहनी से तुम्हारी आखिरी बार बात हुई थी और इसके बाद कृष्णा साहनी का किसी ने कत्ल कर दिया है। अब ये बताओ तुम्हारी क्या बात हुई थी, क्या तुमने ही कृष्णा साहनी का कत्ल किया है? अब ये महिला जैसे ही सुनती है वो कहती है कि कृष्णा साहनी? कौन कृष्णा साहनी? मैं तो किसी कृष्णा साहनी को जानती नहीं हूँ। फोटो दिखाया जाता है, फोटो दिखाया जाता है तब भी कहती है कि भाई मैं नहीं जानती, ना मैंने इससे कोई बात की है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे नंबर से ही इसको लास्ट कॉल की गई है, अब तुम सही सही बताओगी या तुम्हारे साथ सख्ती बरती जाए? वो महिला साफ मना कर देती है कि भाई मैंने कोई भी बात नहीं की। अब इसके बाद इस महिला को थाने ले जाया जाता है और फिर वहाँ पे महिला पुलिस उससे सख्ती से बात करती है, लेकिन ये महिला साफ साफ कहती है कि मैं कृष्णा साहनी को नहीं जानती, ना ही मैंने बात की है। लेकिन जब इस महिला से बात की जा रही थी तभी इस महिला को एक चीज़ याद आती है। वो कहती है कि हाँ, कुछ दिन पहले मेरे ही मोहल्ले की रहने वाली एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने मेरे से फ़ोन थोड़ी देर के लिए लिया था। वो कह रही थी कि किसी रिश्तेदार से बात करेगी, तो मैंने उसको नंबर दिया था, अपना फ़ोन दिया था। पुलिस पूछती है कि किसको? वो कहती है कि ज्योति आई थी मेरे पास और ज्योति ने मेरे से कहा था कि मेरे को एक बात करनी है। अब जैसे ही ज्योति का नाम दूसरी बार सामने आता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि ज्योति रहती कहाँ है, क्योंकि जिस समय पे पुलिस ने ज्योति की सीडीआर निकलवाई थी, लोकेशन निकलवाई थी, उस समय पे उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, ज्योति के घर पे ले जाया जाता है। ये महिला ज्योति के घर पे लेके जाती है और जब ज्योति के घर पे लेके जाया जाता है तो वहाँ पे लग रहा होता है ताला। अब जब ताला लगा हुआ होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने अधिकारियों से बात करते हैं और अधिकारियों से बात करके उस ताले को तोड़ने की परमिशन मांगते हैं और सभी के सामने उस ताले को तोड़ा जाता है। उसके बाद घर के अंदर एंट्री की जाती है और जब घर के अंदर एंट्री की जाती है तब जाके पता चलता है कि जो कमरा है उसमें अभी अभी नया पेंट किया गया है। फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पे गई थी और अच्छी तरह से कमरे की तलाशी ले रही थी। और जिस समय पे पुलिस अच्छी तरह से कमरे की तलाशी ले रही थी तब जाके पुलिस वालों को पता चलता है कि दीवार पे जो है खून के निशान हैं जिन्हें पेंट करके ढका गया है। और जब बाथरूम में जाके देखा जाता है तो बाथरूम में भी बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है। अब इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब इसके बाद बिल्डिंग के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा जाता है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब देखी जाती है तो 17 जून 2019 की रात को एक लड़की और दो लड़का कोई बड़ा सा बैग लेके जाते हुए दिखते हैं जो कि भारी होता है, वो उन पर उठता नहीं है। वो लोग लेके जा रहे थे। अब जो मकान मालिक है उससे बात की जाती है और ज्योति के बारे में पूछी जाती है। जब ज्योति के बारे में पूछी जाती है तो पता चलता है कि ज्योति ने अपना नंबर ऑफ कर दिया है, यानी कि उसके पास दो नंबर थे। पहला वाला नंबर तो उसने बहुत पहले बंद कर दिया जिसकी सीडीआर पुलिस वाले निकलवा रहे थे, लेकिन दूसरा वाला नंबर के बारे में जो मकान मालिक है उसने बताया। अब इसके बाद में जब दूसरा नंबर पुलिस के पास आता है तो क्या होता है, पुलिस इस दूसरे नंबर की सीडीआर निकलवाती है और जब दूसरे नंबर की सीडीआर निकलवाती है तो उसमें साफ दिखता है कि जो ज्योति है वो दो लोगों से बहुत ज़्यादा बात करती थी। पहला था कृष्णा साहनी और दूसरा था मुख्तार अली। अब ये मुख्तार अली कौन है इसके बारे में जानकारी ली जाती है, इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, मुख्तार अली के नंबर को ट्रेस पे डाल देते हैं, ट्रेसिंग पर डाल देते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं लोकेशन कहाँ है इस समय पे। अब जब मुख्तार अली के नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उसका लोकेशन निकल जाती है। इसके बाद पुलिस सीधे ही मुख्तार अली के घर पे पहुंचती है, उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो उसका दरवाज़ा एक आदमी खोलता है जिसका नाम होता है सूरज झा। अब सूरज झा जैसे ही पुलिस को देखता है तो सूरज झा क्या करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसको झट्टे से लपक के पकड़ लेती है। अब उसको पकड़ा जाता है और सीसीटीवी फुटेज में जो तीन लोग दिख रहे थे, एक लड़की दो लड़के, उनमें से एक सूरज झा था। अब पुलिस वाले उसे उठा के थाने ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि बताओ उस रात को तुम क्या कर रहे थे और तुम क्या लेके जा रहे थे। इसके बाद में हमें कृष्णा साहनी की लाश भी पाई है, अब तुम हमें सही सही बताओगे या फिर तुम्हारे साथ सख्ती बरती जाए। और जब उसके बाद में उसके साथ सख्ती बरती गई तो सूरज झा कहता है कि साहब मुझे नहीं मालूम कि कृष्णा साहनी कौन है, मुझे तो फ़ोन आया था कि इसकी लाश को ठिकाने लगाना है, इसीलिए मैं ज्योति और मुख्तियार के साथ में मिलके उसको
ठिकाने लगाया था लाश को। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ज्योति और मुख्तियार के साथ तुमने मिलकर लाश को ठिकाने लगाया, तो अब ये बताओ कि ज्योति और मुख्तियार है कहाँ, इनके बारे में जानकारी दो, क्योंकि ये दोनों गायब थे, नंबर भी स्विच ऑफ था। अब वो कहता है कि साहब वो कहाँ है कहाँ नहीं है मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, ज्योति और मुख्तार अली के नंबर को सर्विलांस पे डाल देते हैं और जिन जिन से इसने बात की थी उन सभी से बात की जाती है और उन सबको थाने बुलवाया जाता है और उनसे कहता है कि इन लोगों ने कत्ल किया है और अगर तुम लोगों के पास इनकी कोई जानकारी हो तो हमें सीधे सीधे बता दो। अगर तुम लोगों के पास जानकारी है और तुमने हमें सीधे सीधे नहीं बताई और बाद में पता चला तो बहुत खर्रे फंसोगे, या फिर ऐसा है कि अगर ये लोग तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करें तो तुम हमें बताओगे। ये वाली बात साफ साफ पुलिस वाले इनके जानने वालों से कह देते हैं और उन सबको वापस घर भेज देते हैं। अब कुछ दिन का समय बीतता है और कुछ दिन का जब समय बीतता है तो लगभग 1 महीने बाद 25 जुलाई 2019 की शाम की बात है, मुख्तार अली अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। वो कहता है कि यार मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को कुछ पैसों की व्यवस्था कराओ। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है मैं तुमको थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। अब उसके दोस्त ने उसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कराई, वो जाता है सीधा ही थाने और थाने में जाके बता देता है कि मुख्तार अली ने अभी मेरे से फ़ोन पे बात की है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है, लोकेशन निकाली जाती है, तब जाके पता चलता है कि मुख्तार अंसारी जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। अब महाराष्ट्र पुलिस सीधे ही गाजियाबाद पुलिस से संपर्क साधती है, गाजियाबाद पुलिस सीधे ही मुख्तार अली जिस होटल में रुका हुआ था वहाँ पे जाती है, वहाँ से मुख्तार अली और ज्योति इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें गिरफ्तार करके दोबारा से नाला सुपारा लेके आया जाता है और फिर इनसे पूछा जाता है कि बताओ तुमने कृष्णा साहनी का कत्ल किया तो क्यों किया। अब एक कहानी शुरू होती है कि आखिर उन्होंने कत्ल क्यों किया। दरअसल होता क्या है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की रहने वाली एक लड़की है ज्योति, जो कि इस कत्ल का हिस्सा है। अब ज्योति ने क्या किया था, जनवरी 2018 में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो भाग गई अपने घर से और भागने के बाद ये लोग क्या करते हैं, लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ में ये लोग 5 दिन तक एक होटल में रहते हैं, जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। अब जो इसका बॉयफ्रेंड है उसे पता चलता है कि ज्योति का भाई जो है पुलिस वाला है, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में। उसे लगता है डर, वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो इसके भाई को पता चल गया और वो मेरा एनकाउंटर कर दे किसी बहाने। इसीलिए वो क्या करता है, होटल में चिट्ठी लिखता है। वो कहता है कि देखो तुम्हारा भाई एक पुलिस वाला है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में है, अगर उसे ये वाली बात पता चल गई कि तुम मेरे साथ भागी हो तो वो मेरा जीना दुश्वार कर देगा, हो सकता है वो मेरा एनकाउंटर कर दे। इसलिए तुम ऐसा करो, अपने घर चले जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे से आगे से कोई संपर्क मत साधना। अब ज्योति देखती है उसका बॉयफ्रेंड तो उसे छोड़ के भाग गया। अब ज्योति बेचारी कमरा छोड़ती है और लखनऊ रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ जाती है। वहाँ पे जब वो बैठी बैठी रो रही होती है तो वहाँ पे उसे कृष्णा साहनी मिलता है। वो उससे अच्छे से बात करता है, उससे पूछता है, तो ज्योति उसे उस लेटर को दिखाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे के भाग गया, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए ना घर है ना बाहर है, कुछ भी नहीं है, घर से मैं भाग आई हूँ, घर वालों को क्या जवाब दूंगी और मैं अब घर नहीं जाना चाहती। तो कृष्णा साहनी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो मुंबई में, वहाँ पे रहना, वहीं पे काम करना। ये कृष्णा साहनी के साथ में क्या करती है, बातचीत करती है, थोड़ी देर एक दूसरे को समझा जाता है और फिर कृष्णा साहनी के साथ ये मुंबई चली जाती है। मुंबई में जाके ये दोनों एक ही कमरे में रहते थे, जैसे कि पति पत्नी रहते हैं, और वहाँ पे शारीरिक संबंध भी बनाते थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। कृष्णा साहनी कभी कभी लखनऊ आता था जब भी छुट्टी होती थी। अब एक दिन कृष्णा साहनी वापस लखनऊ आता है और लखनऊ में आके पोस्टर दिखता है दीवार पे, जिसपे ज्योति का नाम, अता, पता, ठिकाना, फ़ोन नंबर सारी चीज़ होती हैं। 30,000 रुपये का इनाम होता है जो भी उसके बारे में बताएगा। कृष्णा साहनी क्या करता है, तुरंत ही जो नंबर पोस्टर के नीचे लिखा था उस पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आपकी लड़की के बारे में जानता हूं जो मुंबई के नाला सुपारा में रहती है अच्छी तरह से, लेकिन अभी मैं लखनऊ आया हुआ हूं, जब मैं मुंबई जाऊंगा तो आपको फ़ोन करके बुला लूँगा। तो जो लड़की के परिवार वाले हैं वो भी मान जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, कृष्णा साहनी लखनऊ से मुंबई जाता है। एक दिन वो शराब पी रहा होता है। शराब पीते पीते ज्योति को सारी बात बता देता है कि तुम्हारे घर वालों ने पोस्टर चिपकाया हुआ था, मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, 30,000 रुपये का इनाम था, वो तुम्हें आके ले जाएंगे। अब जैसे ही ज्योति ये वाली बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि तुमने 30,000 रुपये के लिए मेरा सौदा कर दिया, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे, ये तुमने बहुत गलत किया। अब इन दोनों के बीच में हो जाता है लड़ाई झगड़ा, और जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है कृष्णा साहनी होश में आता है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, इस नंबर को बंद कर देते हैं और जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं किराए पे, इस जगह को भी खाली करके दूसरी जगह पे चल रहे हैं।
अब ये दोनों जिस बिल्डिंग में रहते थे उससे 4 बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में किराए पे रहने लगते हैं। अब वहाँ पे ज्योति और कृष्णा साहनी दोनों रहते थे, लेकिन ज्योति के मन में ये ठेस लग गई थी कि कृष्णा साहनी ने 30,000 रुपये के लिए उसके परिवार वालों को फ़ोन कर दिया। कृष्णा साहनी होटलों में काम करता था। एक बार उसे पुणे के किसी होटल में जाना था और लगभग 1 महीने तक रुकना था। कृष्णा साहनी ज्योति को छोड़ के पुणे चला जाता है और लगभग 1 महीने तक उस होटल में काम कर रहा होता है, कोई काम होगा जरूरी। अब होता क्या है, ज्योति जिस बिल्डिंग में रहती थी वो अपने कमरे में किराए पे रहती थी, अकेली रहती है ज्योति। अब उसी बीच में क्या होता है, वहीं पे मुख्तार अली के किसी जानने वाले का घर था। मुख्तार अली आता जाता था तो ज्योति से बातें हो गई, और ज्योति से बातें होने के बाद इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप गया, और प्रेम प्रसंग पनपने के बाद इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे। जैसे ज्योति अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ बनाती थी, जैसे ज्योति कृष्णा साहनी के साथ बनाती थी, अब वैसे ही शारीरिक संबंध वो मुख्तार अली के साथ बनाती है। 1 महीने बाद कृष्णा साहनी वापस आ जाता है, और जब कृष्णा साहनी वापस आता है तो एक दिन वो शाम को शराब पी रहा होता है और उससे शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड रखता है, लेकिन ज्योति साफ इनकार कर देती है कि मुझे कुछ नहीं करना। अब क्योंकि ज्योति के मन में अब मुख्तार अली आ चुका था तो तुम्हारे साथ क्यों बनाएगी शारीरिक संबंध। अब कृष्णा साहनी को आ जाती है गुस्सा, और जब कृष्णा साहनी को गुस्सा आ जाती है तो वो ज्योति को पकड़ता है और बुरी तरह से पीटता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। पीटने के बाद बच्ची कुछ शराब पीता है और सो जाता है। ज्योति जागी हुई होती है, वो तुरंत ही मुख्तार अली को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अभी घर पे आ जाओ। कृष्णा साहनी घर पे सो रहा था, मुख्तार अली आ जाता है, उसके साथ में उसका दोस्त सूरज जहाँ भी होता है। मुख्तार अली क्या करता है, उसके हाथ में हथौड़ा होता है, कमरे में रखा हुआ होता है, उस हथौड़े को फुल स्पीड में कृष्णा साहनी के सर पे मारता है। कृष्णा साहनी बेचारा कुछ सोच भी नहीं पाता, उससे पहले ही वो पड़ा ही मर जाता है, खून बह जाता है। इसके बाद ये लोग कृष्णा साहनी की लाश को एक बोरे में भरते हैं और नाला सुपारा में ले जाके श्री रामनगर में जो ओवर ब्रिज है वहाँ पे जाके नाले में फेंक देते हैं। ये सोचते हैं कि ये पुलिस की हद पे चढ़ेंगे नहीं, कमरे में खून लग गया था उसे पुताई करके छुपा देते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन कृष्णा साहनी के अंदर क्या है, एक बहुत ही खूबी, वो जब टेलर के पास जाता था तो वो कहता था कि मेरे जितने भी बटन हैं वो अलग कलर के होने चाहिए, एक से बटन मुझे नहीं चाहिए। एक से बटन तो सब लगाते हैं, लेकिन तुम मेरे अलग अलग बटन लगा दो। जब पुलिस को कृष्णा साहनी की लाश मिली तो उसके बटन अलग अलग थे, ये भी सोचने वाली बात थी। टेलर का नाम शर्ट के ऊपर लिखा हुआ दिख गया था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पुलिस शर्ट के बटनों से और टेलर के नाम से उन तक पहुँच जाएगी। आखिरकार पुलिस मुख्तार अली और ज्योति इन दोनों तक पहुंच जाती है और फिर इन सभी को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। फिलहाल ये सभी लोग जेल के अंदर बंद हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। मोस्टली ये कहना है कि आपको सतर्क रहना चाहिए और हर किसी के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।